नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम इकोनॉमिकम में। आज इकोनॉमिकम में चर्चा जापान की। जी हां, आज जापान में क्या कुछ ऐसा हो रहा है जो जापान को ऐसा लग रहा है कि जापान एक बड़े संकट के सामने खड़ा है। इस पर चर्चा करेंगे। अर्थात की नई किस्त के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें और कौन सी 3 चीजें शो में हैं। आपके सवाल जवाब हैं, इनकम की बात है और कोई किताब या वेब सीरीज जो अंशुमान जी बताना चाहेंगे, हम इन पर चर्चा करेंगे। अब बात आई कि जापान पर हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, जापान पर क्या चर्चा कर रहे हैं। तो जापान में हर साल जनसंख्या के आंकड़े आते हैं। सरकार साल के शुरू में जनसंख्या की गणना करती है और सरकार के जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं बीते 15 साल से जो हो रहा है वो इस साल भी हुआ। जापान की जनसंख्या घट रही है। ये जनसंख्या घटना या बढ़ना जितना आसान आपको लग रहा है, दरअसल जापान के लिए अभी वैसा नहीं है। भारत में तो चलिए जनसंख्या बढ़ रही है, किसकी बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, ये सब चर्चाएं आपने सुनी होंगी। लेकिन जनसंख्या से क्या कोई देश खत्म हो सकता है, जनसंख्या से क्या कोई देश बढ़ सकता है, ऐसी चर्चाएं अमूमन हम भारत में तो नहीं करते हैं। लेकिन जापान में ऐसी चर्चा अंशुमान जी कर रहे हैं। और अंशुमान जी ये चर्चा शुरू कर रहे हैं इतिहास से, मतलब ईसा पूर्व 430 से ये बात कर रहे हैं, 2 सभ्यताओं को याद करते हुए। सर, कौन सी 2 सभ्यताएं आपको आज जापान के जनसंख्या की रोशनी में याद आ रही हैं? शुभम, इकोनॉमिकम में आपका स्वागत है। भारत में आमतौर पर जनसंख्या घटने की ही चर्चा होती है और घटने की ही चर्चाएं हैं, लक्ष्य भी रखे जाते हैं। पर जापान दुनिया में एक अनोखी तरीके की चुनौती से दरपेश है। और अब जो नए आंकड़े, ताजे आंकड़े तो हर साल आए, जो ताजे आंकड़े आए उन्होंने पूरी दुनिया को एक तरह से सिहरा दिया जापान की परिस्थिति देखकर। जापान वैसे भी कई मायनों में पिछले 2 हफ्ते में चर्चा में रहा। ये इनकी मजबूती, जापान में ब्याज दरों में बढ़ोतरी, स्टॉक मार्केट में 1987 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट और उसके बाद रिकवरी। तो ये 3-4 घटनाक्रम वैसे थे, लेकिन इससे ज़्यादा जो बुनियादी चुनौती जापान के भीतर की, और जापान का ये चेहरा शायद आपको आमतौर पर सामान्य चर्चाओं में नहीं दिखता होगा, जिसे हम आपके सामने लेकर आए। और क्यों ऐसा लग रहा है कि जापान क्षरण की तरफ है, हालांकि बड़ी बात है, पर अगर आप आंकड़े देखकर देखने की कोशिश करेंगे तो जापान में भी बहुत सारे लोग ऐसा मान रहे हैं कि जापान का कुछ हश्र अजीबो-गरीब हो सकता है। अगले 1 दशक 15 साल बाद जापान एक बिल्कुल दूसरी तरीके के देश में बदल सकता है। और इस तरीके के प्रमाण हमें पीछे दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं। अगर आप इतिहास और वर्तमान को करीब से देखें तो ईसा पूर्व 430 में जो ग्रीक के साथ हुआ था, या जो पहली दूसरी सदी में रोमन्स के साथ हुआ था, वैसा ही कुछ जापान के साथ हो रहा है। इन तारीखों से अगर आप इतिहास में अपनी दखल रखते हैं, राबिता रखते हैं, तो आपको इन तारीखों से याद आएगा कि इन 2 कालखंडों में तो ग्रीक और रोमन साम्राज्य तबाह हो गए थे, ख़त्म हो गए थे, सिकुड़ गए थे। ईसा पूर्व 430 में जो हुआ था और उसके बाद जो रोमन्स के साथ हुआ था। तो क्या जापान भी, ऊपर वाला न करे कि ऐसा हो, लेकिन हमेशा एक बेहद महत्वपूर्ण बात जनसंख्या के बारे में कही जाती है पूरी दुनिया में। डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, यानी लोग ही नियति हैं, लोग ही भाग्य हैं किसी देश का। और अगर ये सिद्धांत सही है, जो कि हमने से बार बार सही होते देखा है, तो जापान का वर्तमान बेहद गहरे संकट में है, बेहद गंभीर संकट में है। हम ईसा पूर्व से बात इसलिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ईसा पूर्व 416 के आसपास एथेंस की ताकत अपने चरम पर थी। एथेंस का उस समय सिक्का बुलंद था, पूरे यूरोप में वो राज करता था। और उस समय स्पार्टा के साथ उसका निर्णायक वार शुरू हुआ, जिसमें बहुत सारी फिल्में बनी हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। इसे पेलोपोनेशियन वार कहा जाता है। और ये दुनिया को बदलने वाले युद्धों की में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। इसी युद्ध के दिनों में एथेंस पर प्लेग का हमला हुआ, प्लेग की आफत आई, हजारों मौतें हुई। इनमें एथेंस का नायक पेराक्लीज भी मारा गया, जो एथेंस की सेना का स्पार्टा के खिलाफ नेतृत्व कर रहा था। युद्ध और महामारी, इनके कारण जापान की आबादी का संतुलन बिगड़ गया। और ये जो जंग 416 के आसपास शुरू हुई, 405 ईसा पूर्व तक आई, अंतिम जंग हुई, जिसको कि आइगोपोटेमी की जंग कहते हैं। और वहाँ एथेंस ध्वस्त हो गया, क्योंकि लोग ही नहीं बचे थे युद्ध लड़ने के लिए। ना युवा आबादी बची थी, ना सैनिक बचे थे। लगभग ठीक ऐसा ही पहली और दूसरी सदी में रोमन्स के साथ हुआ। दोनों बार प्लेग का हमला हुआ, आबादी खत्म हो गई, तबाह हो गई, और रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। ये 2 घटनाएं हमें इतिहास के बारे में बताती हैं कि जिस देश के पास लोग नहीं होते, वो देश खत्म हो जाते हैं और देश सिकुड़ जाते हैं। जापान के साथ प्लेग जैसा, ये युद्ध जैसा कुछ नहीं हो रहा है, पर आबादी की दृष्टि से आपको 430 के 405 404 के ग्रीक और
पहली दूसरी सदी के रोम की छाया जापान में दिखाई दे सकती है। सर, क्या ताज़ा आंकड़े आए हैं अभी जापान में, क्या बता रहे हैं वो आंकड़े? हाँ, और यही वो आंकड़े हैं जिनसे हम जापान की मौजूदा परिस्थिति को गहराई से समझ सकते हैं। आबादी जब घटती तो साम्राज्यों को ले डूबती है। इसकी याद हमें जापान के संदर्भ में, रोमन जापान के संदर्भ में इसलिए आई क्योंकि इसी साल जुलाई में अभी आंकड़े आए, 2023 के आंकड़े हैं। 2023 में जापान की आबादी घटने की दर पिछले बीते 8 साल में सबसे तेज रही। आबादी घटने की दर, बढ़ने की नहीं, फिर हम यहाँ पूरी तरह से आबादी घटने की बात करेंगे। आबादी सिकुड़ने की दर बीते 8 साल में सबसे तेज रही। 1960 में पहली बार जापान ने अपने आबादी के कम होने के आंकड़े जुटाना शुरू किया था। उसके बाद से ये गिरावट का लगातार 15वां साल है, यानी पिछले 15 साल से लगातार गिर रही है, पर 2023 में 8 साल की सबसे तेज दर थी। बीते साल जापान की आबादी करीब करीब 8.16 लाख घटकर 12 करोड़ के आसपास, 12.2 करोड़ के आसपास रह गई। अब आबादी बढ़ने को बिसूरते हुए हम लोग, आबादी बढ़ती आबादी को रोज कोसने वाले हम लोग कहेंगे अरे इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। लेकिन एक आंकड़ा सुनिए, एक डेटाबेस है जापान का जिसको टेइकोकू डेटाबेस कहते हैं। उसने बताया कि कर्मचारी नहीं मिलने से 2023 में जापान में 260 कंपनियां बैंकरप्ट हो गईं। 260 कंपनियों के पास कर्मचारी नहीं थे और उनको सरकार के पास और बैंकों के पास जाकर अपनी बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी क्योंकि उनके पास एम्प्लॉइज नहीं थे। आज के ज़माने में अगर आप देखें तो साम्राज्य देशों का नहीं, कंपनियों का है, क्योंकि कंपनियां पूरी दुनिया पर राज करती हैं। अब स्थिति यह है कि जापान में कर्मचारी न होने के कारण कंपनियां बंद हो रही हैं, लोग और बैंकरप्ट हो रही हैं। 2040 तक जापान की सरकार के पास जो इंश्योरेंस का भुगतान और टैक्स का भुगतान है वो 10% घट जाएगा, क्योंकि लोग ही नहीं बचेंगे कमाई करने वाले, और जो बुजुर्ग लोग होंगे उन पर सरकार को कई गुना खर्च करना पड़ेगा, पेंशन देने पर, चिकित्सा की सुविधाएं देने पर। बदलते संदर्भ में ये ग्रीक और रोमन साम्राज्यों के पतन जैसी कहानी है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। इसके भीतर एक ग्राफ देखिए और चार्ट देखिए तो आपको दिखाई देगा कि जापान की पॉपुलेशन की तस्वीर कैसी है, जो आने वाले समय में 2100 में हमें दिखाई दे रही है। वर्किंग एज की पॉपुलेशन, एल्डरली पॉपुलेशन और बच्चों की पॉपुलेशन की। पर इससे बेहतर आंकड़े में, इसके भीतर, इस ग्राफ से भीतर उतरकर हम और भी कुछ आंकड़े देखते हैं। तो सर, क्या आपको लगता है कि जो ताज़ा आंकड़े हैं ये क्या बता रहे हैं, इनके भीतर क्या है और भविष्य क्या है? टोक्यो से 100 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में गुमना प्रीफेक्चर पर एक गांव है जापान का, जो प्रतीकों में काफ़ी इस्तेमाल होता है और आजकल चर्चा में भी है। उसका नाम है नानमोकू गांव, ये नानमोकू विलेज है। ये गांव जापान की आबादी के डिपॉपुलेशन का, आबादी के सिकुड़ने की सबसे ट्रेजिक तस्वीर है, सबसे त्रासद हकीकत बन गया है। 1995 में यहाँ 11,000 लोग रहते थे, अब केवल 1,500 लोग बचे हैं इस गांव में। 11,000 लोगों से आबादी घटकर 1,500 आ गई, और उनमें भी 70% लोग बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं। जापान के असंख्य गांव ऐसे ही भुतहे और उजाड़ हैं, क्योंकि उन जापान में अब 65 साल से अधिक उम्र वाले लोगों की संख्या या प्रतिशत दुनिया की आबादी में सबसे ज़्यादा है। 40% आबादी जापान की ऐसी है जो 60 और 65 साल से ऊपर की, और गांव खाली हैं क्योंकि गांव में लोग रहने वाले नहीं हैं। जापान की सरकार हर साल की शुरुआत में जनसंख्या के आंकड़े जारी करती है, और जो ताज़े आंकड़े आए उसके बाद अचानक जापान के भविष्य को लेकर बहुत सारे सवाल उभरने लगे हैं, जिनको हम एक एक करके समझते हैं। 2023 में जापान में शिशु जन्म दर में गिरावट का लगातार 8वां वर्ष दर्ज हुआ। लगातार 8 साल से बच्चियों के जन्म लेने की दर गिर रही है जापान में। जबकि आप सुनेंगे कि जापान की सरकारों ने असंख्य उपाय किए थे, फैमिली बोनस दिए थे, बच्चे पैदा करने के लिए तरह तरीके के प्रोत्साहन दिए थे, जिसको बेबी बोनस कहा जाता था। लेकिन अब जापान की जो फर्टिलिटी रेट है वो 1.23% है। इस आंकड़े को रुक कर समझते हैं। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि कोई भी महिला अपने प्रसव काल में, प्रसव उम्र में जितने बच्चे पैदा करती है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से किसी देश की आबादी को स्थिर तौर पर बढ़ाते रहने के लिए, डीपॉपुलेशन से बचाने के लिए कम से कम 2.1% की फर्टिलिटी रेट चाहिए। यानी अगर एक महिला अपने पूरे जन्मकाल में कम से कम 2 बच्चों को जन्म दे तो देश की आबादी स्थिर तौर पर बढ़ सकती है। जापान की फर्टिलिटी रेट 1.23% रह गई, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कम है। और ये न्यूनतम शिशु जन्म दर है, जिसको कि हम कहते हैं प्रसवायु में होने वाली न्यूनतम शिशु जन्म दर। अब जापान में औसत 1 का ही बचा है, एक बच्चा भी बमुश्किल से पैदा हो रहा है। 2023 में जापान में 8 लाख से कम बच्चे जन्मे, केवल पूरे देश में सिर्फ 8 लाख से कम बच्चे जन्मे, और 16 लाख लोग मर गए जो बुजुर्ग होकर खत्म हो गए थे। और यही वो आबादी का संतुलन है। यानी करीब करीब
आबादी के मामले में जापान खत्म हो रहा है और नई पीढ़ी को लाने में पिछड़ रहा है। तो जितने लोग जापान में, जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, उससे दुगने लोग जापान में हर साल मृत्यु का शिकार होते हैं, एजिंग के आधार पर और उम्र बढ़ने के आधार पर। अब सुनिए, जो सबसे खतरनाक भविष्यवाणी जापान को लेकर है, जापान के भविष्य को लेकर, वो क्या है। जापान का जो पॉपुलेशन स्ट्रेटजी काउंसिल है, उसने एक रिपोर्ट जारी की। वो रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उन्होंने बताया कि 2050 तक जापान की 744 नगर पालिकाएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उनमें लोग ही नहीं बचेंगे रहने वाले। तो ये म्यूनिसिपैलिटीज टैक्स देने के मामले में, काम करने के मामले में, रहने के मामले में बंजर और वीरान हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। जापान में टोटल 1729 लोकल म्यूनिसिपैलिटी हैं, यानी लगभग आधी अगले 20 साल में, 25 साल में खत्म हो जाएंगी, जो आधा जापान खाली इस हिसाब से। और जो तोहोकू एरिया है, वहां पर सबसे तेजी से नगर पालिकाएं खत्म हो रही हैं, ऐसा इस काउंसिल ने बताया। तो अगर ताजा रुख जारी रहता है तो 2021 तक जापान की आबादी घटकर केवल 63 मिलियन रह जाएगी। यानी जो आज सुपर पावर है, जो इकॉनमी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है, वो सब खत्म। उसका पूरा जलवा, पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा सब कुछ खत्म। 63 मिलियन की आबादी का एक छोटा सा देश जापान रह जाएगा। सर, लेकिन अब बड़ा सवाल यही है, मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है कि ऐसा हुआ क्यों, आखिर ये स्थिति आ क्यों गई। और यही सबसे बड़ी पहेली। दुनिया के डेमोग्राफिक विशेषज्ञ और जो आर्थिक जनसंख्या को समझने वाले लोग हैं, वो दशकों से इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जापान में ऐसा क्यों हुआ। और जब आप इतिहास के कालक्रम में तथ्यों के साथ देखें तो आपको बेहद चौंकाने वाले संदर्भ जापान से मिलते हैं। जापान का जो जनसंख्या का क्षरण है, जिसे कि डीपॉपुलेशन कहा जाता है या पॉपुलेशन का घटना कहा जाता है, ये उस समय से शुरू होता है जब पूरी दुनिया में बेबी बूम आता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में बेबी बूम आया, अमेरिका में नई आबादी पैदा हुई और उसने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भविष्य भर के लिए बदल दिया। तो अमेरिका ने दरअसल पिछले दूसरे विश्व युद्ध के बाद 21वीं सदी तक अपने यहाँ 2 बार नई पीढ़ी देखी, एक मिलेनियल्स देखे और एक बेबी बूमर्स देखे, और इन दोनों की मांग ने अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। तो जिन दशकों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सबसे शानदार विकास दर दिखाई देती है, कंज्यूमर्स दिखाई देते हैं, नई तकनीकें दिखाई देती हैं, खपत दिखाई देती है और यूरोप के भी देशों में दिखती है, उन दशकों में जापान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल उल्टी दिशा में और आबादी बिल्कुल उल्टी दिशा में चल देती है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। अमेरिका के मामले में एक महत्वपूर्ण बात यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि अमेरिका ने दरअसल 3 युवा पीढ़ियों को एक साथ देखा। पहले बेबी बूमर्स देखे, फिर उसके बाद मिलेनियल्स देखे और उसके बाद आप जेनजी को देख रहे हैं। जबकि जापान में मिलेनियल्स और जेनजी का कोई तस्वीर हमें अभी नहीं बनती दिखाई देती, क्योंकि आबादी उल्टी दिशा में चल चुकी है। और इसका कारण बहुत पेचीदा और बहुआयामी है, जिसे हमें जापान के भीतर की अर्थव्यवस्था, वहाँ की सांस्कृतिक चुनौतियों के आधार पर समझना होगा। जापान में जैसा हुआ वैसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ और कभी नहीं हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया के एक कोने में ऐसा हो रहा था जो इतिहास में इससे पहले, जब से जनसंख्या के आकलनों का इतिहास हमारे पास है, कभी नहीं हुआ। 1870 तक जापान की जन्म दर ऊंची जन्म दर थी और मृत्यु दर भी ऊंची थी, क्योंकि वो दौर जापान में युद्धों का और जापान में समुराइज के और जापान में बड़ी जंग का और टेरिटोरियल आर्मीज़ की जंग का था। यहाँ ये चार्ट आपके सामने है, जो आपको 1870 से 2000 तक के जापान की फर्टिलिटी रेट का और आबादी की तस्वीर दिखाता है। उसके बाद 1960 तक मृत्यु दर घटी, क्योंकि चीज़ें विकसित हुई, जापान स्थिर हुआ, सरकारें आईं और जन्म दर ऊंची रही। 1960 के बाद अचानक जापान की पूरे डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में, जनसंख्या के परिदृश्य में एक तस्वीर बदल गई। पूरा यू टर्न आ गया जापान की अर्थव्यवस्था में। एक छोटा सा बेबी बूम भी आया था जापान में शुरू में। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 3-4 वर्षों तक जापान में 1945 से 49 के बीच में एक बेबी बूम आया। बहुत से लोग मानते हैं, जापान की अपनी रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस बेबी बूम की जो गलत हैंडलिंग थी जापान सरकार की तरफ से, वही जनसंख्या के संकट के तौर पर सामने आ गई। इस बेबी बूम के दौरान जापान में सालाना शिशु जन्म दर 27 लाख पर पहुंच गई थी, आज तो 8 लाख है। 27 लाख बच्चे पैदा हो रहे थे और 1949 के बाद अचानक इसमें तेज गिरावट आई, जिसे जापान का बेबी बस्ट कहा गया। दुनिया के देशों में बेबी बूम आया, जापान में छोटा सा बेबी बूम भी आया और उसके बाद एक बेबी बस्ट भी हुआ। ऐसा माना जाता है, जो दस्तावेज बताते हैं, कि ये वो दौर था दूसरे विश्व युद्ध के बाद कि जापान का पुनर्निर्माण हो रहा था।
बमों के हमले से 2 शहर तबाह हो चुके थे। जापान की सरकार ने युद्ध में झोंक झोंक कर द्वितीय विश्व युद्ध में देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया था। जापान ने अपने आप को अलग कर लिया था युद्ध से इसके बाद और हारने के बाद, और नए सिरे से अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण हो रहा था। संसाधन कम थे। अचानक ये जो बेबी बूम आया, उससे जापान की सरकार को आबादी बढ़ने का डर सताने लगा, ऐसा दस्तावेज बताते हैं। यही दौर जापान में गर्भपात बढ़ने का था और सरकार को वहाँ एक यूजीन लॉ बनाना पड़ा। यह बेहद महत्वपूर्ण बात है जापान की। हमको लगता है कि सरकारें 3-4 साल 5 साल की पॉलिसी बनाकर चली जाती हैं, पर कितना बड़ा असर भविष्य पर पड़ता है इसे हमें यहाँ से समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम सरकारों की पॉलिसीज़ को करीब से हर जगह दुनिया में देखते हैं। जापान के दस्तावेज बताते हैं कि इसी दौरान जब गर्भपात बढ़े तो एक यूजीन लॉ लाया गया और 1948 में एक कानून आया द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद, और इसने बच्चों के जन्म को हतोत्साहित किया, डिस्करेज करना शुरू किया। जापान में परिवार नियोजन के नए साधन लागू किए गए। स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच में एक किस्म की होड़ शुरू हो गई लोगों को छोटा परिवार रखने के लिए बताने के लिए। ये बात 1948 के आसपास है। कंपनियां भी इस पूरे कार्यक्रम में आ गई। प्राइवेट कंपनियों ने भी इसको लेकर अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया और उन्हें छोटा परिवार रखने पर के लिए तमाम तरीके के इंसेंटिव दिए, जो कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम में हम देखते हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि यही वो दौर था जब जापान के लोगों की मानसिकता में छोटे परिवार या कम बच्चों की ऐसी समझ बन गई जो बाद में समस्या में बदल गई, क्योंकि उसके बाद लोगों ने परिवार बढ़ाने बंद कर दिए। बच्चों को लेकर मनोविज्ञान बदलने में अर्थव्यवस्था की भी बड़ी भूमिका थी। केवल एक यही वजह नहीं थी। ये आंकड़ा भी आप देखिए, ये जो हमने आपको गर्भपात वाली बात बताई है, उसका आंकड़ा है कि जो कंट्रासेप्टिव का प्रचार और गर्भपात को रोकने की जो बढ़ते गर्भपात थे, जिसके कारण लोगों ने परिवार छोटे रखने शुरू किए। लेकिन सिर्फ यही एक बात नहीं थी। अर्थव्यवस्था किसी देश की जनसंख्या की व्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है, ये सच आप ज़रूर समझिए। और आपके दिमाग में अगर जापान की कोई बहुत अच्छी सुहानी सी तस्वीर है कि बहुत हंसता खेलता अमीरों का सुविधाओं वाला देश है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जापान की सच्चाई उससे बिल्कुल विपरीत है और वो सच्चाई हमें समझना ज़रूरी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान में 1990 तक बहुत तेज विकास हुआ, निवेश आया, कंपनियां तैयार हुई, और वही दौर था जब जापान अर्थव्यवस्था का शिखर बनकर उभरा। चाइना पीछे था, जापान सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, ट्रेड था। हम उस दौर में दुनिया में मानते थे कि तोशिबा की बनाई हुई चीज़ें दुनिया के हर शहर में, हर देश में उपलब्ध हैं। इस समय श्रमिकों की आपूर्ति अधिक थी और इससे जापान की अर्थव्यवस्था में इनकम की असमानता, इनकम इक्वलिटी बढ़ती चली गई, क्योंकि उस समय श्रमिक आ रहे थे और जो ट्रेंड थे, जो अच्छे ट्रेंड थे, उन्हें पैसा मिल रहा था और बाकी लोग पीछे रह रहे थे। अस्थायी कामगारों को रोजगार मिलने मुश्किल हो रहे थे, क्योंकि उसी दौरान अमेरिका में जापान में बहुत सारा टेम्परेरी लेबर शुरू हुआ। लोग गांव छोड़कर शहर आए। चूंकि जापान में शहर सीमित थे और वहां पर गतिविधियां चल रही थी, तो महंगाई बढ़ी हुई थी। उस दौरान महंगाई के कारण और कम वेतन के कारण, कम रोजगारों के कारण जापान में आय असमानता बढ़ती चली गई। लोगों को जिंदगी जीना मुश्किल होने लगी, विवाह घटते चले गए, परिवार बनाना कम कर दिया गया। जापान का जो नेशनल फर्टिलिटी सर्वे है वो बताता है, सबसे महत्वपूर्ण बात है जापान के कल्चर के आधार पर है कि जापान में 98% बेबीज का जन्म मैरिजेस से ही होता है, यानी ज़्यादा अविवाहित लोगों के बच्चों की संख्या नगण्य है। तो वहाँ जापान की संस्कृति के हिसाब से विवाह के बाद ही बच्चे पैदा होते हैं, और विवाहों की संख्या इतनी तेजी से घटी क्योंकि महिलाएं कामगार होने लगी। ज़िंदगी जीने की लागत बहुत ज़्यादा थी, अपने आप को सर्वाइव करना मुश्किल था, महंगाई था, और महिलाओं ने अकेले जाकर काम करना शुरू कर दिया, जिससे परिवार सीमित हो गए। और फिर धीमे धीमे बच्चे न होना और अकेले रहना जापान की संस्कृति का हिस्सा हो गया, और जापान को इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा अकेले लोगों का मुल्क कहा जाता है। 2023 का आंकड़ा मैं बताऊं, जापान में 5 लाख से कम शादियां हुई हैं केवल, जो 2023 के सरकार के आंकड़े बताते हैं। 90 साल में ये सबसे कम संख्या है जापान में शादियों की और विवाहों की। जहां 98% बेबी के बच्चों के जन्म विवाह के बाद होते हों, वहां 90 साल में न्यूनतम शादियां हुई हैं, ये दिखता है। अब तलाक जबकि सालाना 2.6% की दर से बढ़ रहे हैं, यानी जो परिवार हैं वो टूट रहे हैं, क्योंकि आर्थिक चुनौती बहुत ज़्यादा है। जापान आर्थिक मंदी का शिकार रहा लंबे समय तक, अभी भी शिकार है। आपने देखा पूरा 2 डिकेड बर्बाद हो गए, जापान में कोई ग्रोथ नहीं आई। आय की असमानता चरम पर है जापान में इनकम की इनइक्वलिटीज़ चरम है, गरीबी है, कम आय वाले लोग हैं।
इसलिए सरकार पैसा भी दे रही है बेबी बोनस के तौर पर बजट से, फिर भी लोग परिवार बढ़ाने के लिए और आबादी बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं। तो सर, आबादी कम हुई, लगातार ऐतिहासिक स्तर पर नीचे आ गई है, इसके बाद ये समझ में आ गया क्यों आ गई, आगे की राह फिर क्या दिखती है? बहुत कठिन है। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा जब हम चर्चा कर रहे थे कि इसका रिवर्स हो सकता है। तो अभी फिलहाल की परिस्थिति में ये वापसी की राह बेहद कठिन दिखती है। ये इरिवर्सिबल प्रॉब्लम है, क्योंकि जनसंख्या की चक्की जो है ना बहुत धीमे पीसती है, और जब घटना शुरू होती है आबादी इस तरीके के कारणों से, जहाँ फर्टिलिटी रेट गिरना शुरू होती है, तो उन्हें वापस लाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसलिए जापान सरकार के बेबी बोनस जैसे कार्यक्रम नहीं चल रहे। इसीलिए जापान की परिस्थिति को देखकर चीन इतना ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वहाँ भी ऐसी ही समस्या आई थी। जनसंख्या के पैमानों पर जापान की वापसी बेहद मुश्किल है, लगभग असंभव सी दिखती है अगले कुछ दशकों में। आमतौर पर जब स्वाभाविक तौर पर फर्टिलिटी रेट गिरती है, जन्म दर गिरती है, तो उसे वापस लाना बेहद मुश्किल होता है। हमने आपको बताया कि आबादी को स्थिर रखने के लिए 2.1% की दर जरूरी है, और जापान में 1.3% के आसपास है। जनसंख्या के नियम में बताते हैं कि लंबे समय तक जन्म दर का कम रहना, लंबे समय का मतलब 15 साल से तो लगातार गिर रही है, 8 साल का तो आंकड़ा सबसे हमने भी दिखाया। लंबे समय तक जन्म दर का कम रहना एक किस्म का विशिष्ट साइकिल, एक किस्म का दुष्चक्र बना देता है डेमोग्राफी के भीतर। इसकी वजह से बुजुर्गों की संख्या युवाओं से अधिक होती चली जाती है, क्योंकि जन्म दर घटती चली जाती है, और जो पहले से मौजूद लोग हैं उनकी आयु बढ़ती चली जाती है। युवा कम रह जाते हैं, बुजुर्गों की संख्या अधिक हो जाती है। अगर शिशु जन्म दर गिर रही हो तो उस समय कुछ महिलाओं के अगर ज़्यादा बच्चे भी पैदा हों, 2 से अधिक बच्चे पैदा हों, 1.3 है या 2 से अधिक भी बच्चे पैदा हों, तो भी उनसे कोई समाधान नहीं आता, क्योंकि प्रसव करने लायक महिलाओं की संख्या सीमित होती चली जाती है, क्योंकि आबादी घट रही होती है। और इसलिए फर्टिलिटी रेट का स्वाभाविक तौर पर गिरना एक किस्म का डाउन हिल अप्रोच है, जहां से फिर जनसंख्या को वापस ला पाना मुश्किल होता है, क्योंकि ना तो युवा बचते हैं और ना युवा महिलाएं बचती जिनके जरिए फर्टिलिटी रेट बढ़ाई जा सके। अब जापान इसी चक्कर में जाकर फंस चुका है। जो ताजे आंकड़े हैं, इनके आधार पर जो आकलन उपलब्ध हैं, जापान इसी चक्कर में फंस चुका है। सरकार खुद कह रही है कि 2070 तक जापान की आबादी करीब करीब 30% घट जाएगी। चार्ट आप दोबारा देखिए, और आबादी में 40% से अधिक, बल्कि 50% तक लोग 65 साल से ऊपर के होंगे। यह है भविष्य की तस्वीर या दिशा जो जापान के आंकड़ों से हमें दिखाई दे रही थी। लेकिन सर, हम तो ये मान रहे थे कि चीन बैठेगा तो जापान का सूरज उदय होगा, हमने इस पर एक इकोनॉमिकम भी किया था। तो ये जो स्थिति है जनसंख्या वाली, इससे ये कितना कठिन हो जाएगा, या मौजूदा परिस्थिति कैसी बनेगी? जापान को हमेशा हम उगते सूरज के देश के तौर पर मानते रहे, पर जापान में इस उगते सूरज के देश में बड़ा घना अंधेरा है। जापान मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है। ये सही था कि जापान की अर्थव्यवस्था में रिकवरी हमें शुरुआत में दिखाई दी थी, कि और ऐसा लग रहा था कि पॉपुलेशन की गिरावट को रोकने के उपाय सफल होंगे, पर वो अब होते नहीं दिखाई दिए। पिछले साल के बाद जो नए आंकड़े आए वो बेहद निराशाजनक है। जापान एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिससे भरपूर श्रमिक चाहिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जापान के मामले में। और भारत के भी कई राज्यों में अगले 20 सालों में, 25 सालों में ऐसी परिस्थिति आ सकती है, 15-20 सालों में आ जाएगी, इसलिए हमें समझना ज़रूरी है। जापान को लेबर्स की सप्लाई चाहिए, क्योंकि जापान मैन्युफैक्चरिंग करता है, और जापान धीमे धीमे इस एजिंग की पॉपुलेशन के कारण, मंदी के कारण, टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर से, नई तकनीकों के बाजार से बिल्कुल बाहर होता चला गया। अगर आपने आसपास देखें, जापान की कंपनियां बेहद सीमित रह गई हैं आपके बाजार में। सेमीकंडक्टर की पूरी क्रांति यूरोप और ताइवान लेकर उड़ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी क्रांति चाइना लेकर उड़ गया, ऑटोमोबाइल की पूरी क्रांति यूरोप में चली गई, टेक्सटाइल गारमेंट्स की क्रांति एशिया में फैल गई। जापान जो कि इन सारी चीज़ों का एक सामूहिक स्वरूप था, वो वहाँ पर ये चीज़ें सिकुड़ती चली गई। हमने आपको बताया ऊपर की 2023 में कर्मचारियों की कमी से 260 कंपनियां दिवालिया हो गई, बैंकक्रप्ट हो गई। IMF का एक डेटा मैं पढ़ रहा था, वो बता रहा है कि 2040 तक जापान में करीब 11 मिलियन लेबर की, श्रमिकों की कमी होगी। लोग हैं ही नहीं तो नौकरी रोजगार करने कहाँ से आएंगे? आपको ये बात जान के आश्चर्य होगा कि जापान की आधी से अधिक कंपनियां जिन लेबर पर निर्भर हैं, डिपेंडेंट हैं, उनमें 70 साल से ऊपर के लोग सबसे ज़्यादा हैं। जापान में काम करने वाले लोगों में 60 साल और 70 साल से ऊपर के लोग सबसे ज़्यादा हैं। जबकि पूरी दुनिया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मैं आंकड़ा चेक कर रहा था, उसने बताया कि पूरी दुनिया में केवल 35% ऐसी कंपनियां हैं जहां पर 55 साल से ऊपर के कर्मचारी काम करते हैं। पर जापान में चूंकि लोग ही नहीं हैं, तो अधिकांश श्रमिक 70 साल से ऊपर के, जिनकी प्रोडक्टिविटी भी सीमित है और जिन्हें लंबे समय तक रोजगार दे पाना मुश्किल है, बल्कि उनके ऊपर खर्च ज़्यादा है।
दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जापान में श्रमिकों का शोषण बड़ा स्थापित है। जापान की कंपनियां अपारदर्शी हैं, हम इस पर विस्तार से आपसे बात कर चुके हैं। जापान की कंपनियों के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वहाँ बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं जिन घरानों में श्रमिकों का शोषण होता है। खासतौर पर युवा श्रमिक कम मिलते हैं, तो जब युवा श्रमिक कंपनियों को मिल जाते हैं और तो उनसे लंबी ड्यूटी कराती हैं 10-10, 12-12 घंटे की, क्योंकि जो बुजुर्ग श्रमिक है उसके लिए काम करने की सीमा है। हारुकी कोनो की किताब आई थी, बेहद दिलचस्प किताब थी वो, इविल कारपोरेशंस मास्टर्स ईटिंग जापान। बड़ी महत्वपूर्ण किताब थी जो जापान की बड़ी कंपनियों के भीतर कर्मचारियों की परिस्थिति के बारे में बताती है। और उस किताब में हारुकी कोनो ने लिखा कि जापान में जो अच्छी नौकरियां हैं वो एक्सप्लॉयटिव हैं। अगर वहाँ वो पैसा देते हैं तो शोषण बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए लोग अस्थायी काम करना चाहते हैं। युवा ये चाहते हैं कि उन्हें 2-3 अलग अलग काम मिल जाए, पर किसी एक कंपनी में जाकर वो स्थायी तौर पर काम ना करें, क्योंकि उनको लंबे समय में काम करना पड़ता है और शोषण होता है। और इसलिए लोगों के पास आर्थिक सुरक्षा बेहद सीमित है। जबकि जब वो गिग में है, अस्थाई में है, तो आर्थिक सुरक्षा सीमित है, इसलिए वो अकेले रहना बेहतर समझते हैं। उनको लगता है कि उनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लायक चीज़ें नहीं है। अस्थाई नौकरियां कब मिलेंगी, कब बंद हो जाएंगी, इसके बारे में जानकारी नहीं है। सरकार बड़ी मुसीबत में है, टैक्स देने वाले लगातार घट रहे हैं। आप सोचिए, जब पॉपुलेशन घटती है तो टैक्स पे करने वाले घट जाते हैं, खपत भी घट जाती है। पेंशन याफ्ता ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि उनको पेंशन देनी पड़ रही है। 40% आबादी सरकार से पेंशन ही ले रही होगी और उनके पास बचते नहीं होंगी और सरकार को सुविधा देनी होगी, तो सरकारें आमतौर पर ऐसी स्थिति में वित्तीय रूप से बेहद चुनौती में चली जाती हैं। अब जापान को अगर आगे चलते रहना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और जहाँ जापान की दुविधा आती है। जापान को अगर आगे चलते रहना है तो उसे विदेशी श्रमिक चाहिए, विदेशी कर्मचारी चाहिए, विदेशी विशेषज्ञ चाहिए। जापान के पास अब अपने लोग नहीं बचे हैं जो जापान को चला सकें। लेकिन माइग्रेंट्स को बुलाना जापान की राजनीति का ज्वालामुखी है। जापान अपनी सांस्कृतिक तौर पर विदेशियों को स्वीकार करने, उन्हें अपने यहाँ काम देने के मामले में दुनिया का सबसे कंजर्वेटिव मुल्क है। जापान के अंदर विदेशियों का जाकर काम करना बेहद मुश्किल है जापान की संस्कृति के हिसाब से, और इसलिए कोई राजनीतिक दल जापान में इमिग्रेंट्स को आने के लिए या प्रवासियों को आने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। मतलब पिछले 10 सालों में छात्र वीज़ा पर, स्टूडेंट वीज़ा पर भी स्टूडेंट्स को दुनिया से बुलाकर ट्रेन करके जापान की मेन स्ट्रीम में लाने के प्रयास सफल नहीं हुए, क्योंकि जापानी लोग अपनी कंपनियों के साथ, अपने वर्क प्लेस पर विदेशियों के साथ काम करने को लेकर खासे असहज होते हैं। उनकी सांस्कृतिक चुनौतियां हैं। अब विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर जापान को सर्वाइव करना है और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के जो लॉन्ग टर्म टारगेट हैं अगले डिकेड के, 1 दशक के, उन्हें पार करना है, तो विदेशी कर्मचारियों की संख्या में 4 गुनी बढ़ोतरी करनी होगी। कम से कम 4 गुनी बढ़ोतरी होगी जो अभी मौजूदा स्थिति से, तब जापान में पर्याप्त कामगार उपलब्ध हो पाएंगे। नहीं तो ये भविष्यवाणी बेहद चौंकाने वाली है कि अगले कुछ दशकों बाद जापान एक छोटा सा गरीब मुल्क होगा जिसके पास बुजुर्ग होंगे और उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं होंगे, जो जनसंख्या की ताज़ी तस्वीर हमें दिखाई दे रही है। तो सोचिए फिर जापान कितने बड़े संकट पे है। जापान को आप कैसे देखते हैं कि हाँ, टोक्यो बढ़िया शहर है, जापान सुपर पावर है, दुनिया की बड़ी कंपनियां वहाँ से थीं, लेकिन जापान का एक चेहरा ये भी है कि एक बड़ी क्राइसिस की चौखट पर, दरवाजे पर जापान खड़ा है। सवाल जवाब की बारी। अभय जी का पहला सवाल है, बांग्लादेश में जो हुआ इसके कोई आर्थिक कारण भी है या केवल राजनीतिक है? स्थायी आर्थिक कारण है। बांग्लादेश 2021 के बाद से आर्थिक संकट में था। इसी साल मई में बांग्लादेश को $1 बिलियन की IMF से सहायता मिली। पिछले साल बांग्लादेश ने अपनी महंगाई कम करने के लिए, कर्ज कम करने के लक्ष्य रखकर 2 बार IMF से पैकेज नेगोशिएट किया था महंगाई नियंत्रित करने के लिए। अर्थव्यवस्था निर्यात पर निर्भर थी, खासतौर पर रोजगारों का एक बड़ा हिस्सा गारमेंट एक्सपोर्ट से आता था, जो टूट गए बुरी तरह से कोविड के बाद। ज़िंदगी जीने की लागत बढ़ी। महंगाई बांग्लादेश की, एशियाई देशों की जो बुनियादी चुनौती है महंगाई, उसमें खासतौर से दक्षिण एशिया के देशों की, वो बांग्लादेश में भी है। बांग्लादेश बहुत सारी चीज़ों के आयात पर निर्भर है और इम्पोर्ट के कारण, करेंसी वीक होने के कारण आयात बढ़े और महंगाई आई। उस महंगाई ने एक आर्थिक दुष्चक्र क्रिएट किया, बनाया, जिससे निकालने की कोशिश शेख हसीना कर रही थी कुछ समय के लिए। उस बीच में राजनीतिक रूप से उन्होंने ऐसे फैसले लिए लोकतंत्र के तौर पर जो उनके लिए भारी पड़े। तो ये आर्थिक चुनौतियों से शुरू हुई समस्या थी, बेरोजगारी से बढ़ते बढ़ते, महंगाई से बढ़ते बढ़ते राजनीतिक संकट तक आ गई। आप लगभग श्रीलंका जैसी परिस्थिति जापान में बनती देख सकते हैं। श्रीलंका में भी ऐसे ही राजनीतिक सेमी डिक्टेटरशिप, अधिनायकवाद, महंगाई, आयात पर निर्भरता, इन सारी चीज़ों का प्रतिफलन डिफ़ॉल्ट के तौर पर होता है।
और उसके बाद पॉलिटिकल संकट की तरफ जाने की बात है। जहाँ बांग्लादेश अभी डिफ़ॉल्ट की स्थिति में नहीं है, उसके पास 16-17 बिलियन डॉलर के आसपास का फॉरेक्स रिजर्व उपलब्ध है, लेकिन ये संकट लंबा खिंचता है तो बांग्लादेश की साख पर, क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ेगा। अगला सवाल सर जैन कोरेटा जी का है, वो पूछ रहे हैं चीनी एफडीआई के कारण भारत चीन के वित्तीय दबाव में आएगा क्या? अगर हाँ तो भारत फिर एफडीआई की अपेक्षा क्यों कर रहा है चीन से? बड़ी दुविधा है सरकार के अंदर कि चीन से एफडीआई लिया जाए कि ना लिया जाए, क्योंकि अगर आपको ये दिखता है कि चीन से कंपनियां मूव कर रही हैं और जा रही हैं बाहर दुनिया के देशों में, तो भारत सबसे करीबी अर्थव्यवस्था है। भारत ने तो अपने यहाँ इतनी सारी सुविधाएं दे रखी हैं, जिनमें कि कंपनियों को बजट से पैसा दिया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो अगर वो परिस्थिति है और आप चीन से आने वाली कंपनियों को आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको एफडीआई के नियम उदार बनाने होंगे। और लेकिन चीन के साथ जिस तरीके के रिश्ते हैं, चीन के पर भरोसे की जो स्थिति है भारत में, उसे लेकर दुविधा बनी हुई है। इकोनॉमिक सर्वे ने यही बात कही और सरकार की तरफ से उसका प्रत्युत्तर आया कि नहीं, इकोनॉमिक सर्वे की ये बात उतनी जायज़ नहीं है। तो भारत को विदेशी निवेश चाहिए, भारत को मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। और एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण समझना ज़रूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग पूरी दुनिया में सब जगह नहीं हो सकती। दुनिया जिस तरह से बदल चुकी है उस तरह से कच्चा माल, लेबर, टेक्नोलॉजी, मार्केट्स, कैपिटल, ये बहुत सारे जुगाड़ एक साथ लगाने पड़ते हैं तब मैन्युफैक्चरिंग बनती है, और वो मैन्युफैक्चरिंग पूरी दुनिया के लिए होती है। और इसीलिए सेमीकंडक्टर बनाने की क्षमताएं ताइवान से बाहर फुटकर में बन पाई हैं। तो भारत को अगर चीन की कंपनियों को आमंत्रित करना है तो उसे एफडीआई खोलना पड़ेगा और उस एफडीआई की अपनी शर्तें होंगी। आगे बढ़ते हैं सर, इनकम की बात में क्या खास है? इनकम की बात में शेयर बाजार में बड़ा उतार चढ़ाव चल रहा है। म्यूचुअल फंड वालों से हम जब बात करते हैं, पूछते हैं म्यूचुअल फंड निवेशकों से, तो वो बड़े आशंकित हैं, सशंकित हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके फंड्स कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि बाजार एक दिन में तेज गिरावट के साथ बंद हो रहा है। आपका म्यूचुअल फंड ठीक काम कर रहा है क्या? ऐसी गिरावट में कौन से म्यूचुअल फंड्स ठीक करेंगे? कई एनएफओ भी आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में हमने रिकवरी देखी, फिर उसमें अचानक गिरावट आना शुरू हुई है। बहुत सारे सवाल होंगे आपके पास अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को लेकर। आइए नियमित हमारे कार्यक्रम में मेरा सवाल, और विशेषज्ञ से पूछिए अपने म्यूचुअल फंड के बारे में कि उसकी क्या भविष्य की योजनाएं क्या हैं और क्या आपका निवेश सही है या आपको वहां से निकलने की या निवेश बदलने की ज़रूरत है। अंतिम पड़ाव, कोई किताब या वेब सीरीज सर क्या है आज? अगर आप सिनेमा के शौकीन हैं और ख़ासतौर से दक्षिण भारत के सिनेमा के शौकीन हैं तो राजामौली पर एक डॉक्यूमेंट्री आई है नेटफ्लिक्स पर, ज़रूर देखिए भारतीय सिनेमा के इतिहास में राजामौली पहले ऐसे डायरेक्टर हुए हैं जिनको ग्लोबली इतना बड़ा रिकग्निशन मिला है, जापान में, बाकी जगह, और ऑस्कर भी मिला फिल्म के गाने को। राजामौली का कैसे फिल्में बनाते हैं, फिल्मों की उनकी भाषा क्या है, कैसे उनका पूरा परिवार काम करता, बेहद दिलचस्प और अनोखी जानकारियाँ इस छोटी सी डॉक्यूमेंट्री में हैं भारत के सबसे बड़े, सबसे भव्य फिल्म निर्माता को लेकर। और ख़ासतौर से आप इसमें जेम्स कैमरून जैसे जो डायरेक्टर हैं, जिनको कि फिल्म निर्माण का पितामह माना जाता है, जिन्हें लोग गॉड की तरह पूछते, उन्होंने राजामौली की फिल्म कला के बारे में क्या कहा है, अवतार वाले जेम्स कैमरून, उनको भी आप इसमें देख पाएंगे अगर आपका समय हो और फिल्में पसंद करते हो, बाहुबली और ईगा और राजामौली की जो प्रसिद्ध फिल्में हैं, तो ज़रूर देखिए। किसी एक भारतीय डायरेक्टर की कहानी जिसने पूरी दुनिया को अपनी फिल्म कला से प्रभावित किया है लंबे समय के बाद। तो ये था हमारा आज का सुपर पैक इकोनॉमिकम। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने सवाल और सुझाव दोनों हमको भेजिए। फिलहाल इजाज़त दीजिए। और देखते देखते इकोनॉमिकम के भी 134 एपिसोड हो गए। बेहद लंबा चला ये साप्ताहिक कार्यक्रम, लेकिन जैसे मैंने मनी सेंट्रल से विराम लिया है कुछ समय के लिए, इकोनॉमिकम के साथ भी यहाँ विराम होता है। इस प्रवास के बाद हम जल्दी लौटेंगे और फिर मिलेंगे इसी तरीके की चर्चाओं के साथ। आप सब बने रहिए मनी 9 के साथ।